अनकबूत किस्त नंबर 46। मिलते हैं कहानी के एक और अनकबूत से, जिन्हें भरम था कि उनका घर सबसे मजबूत है, जिन्हें अपनी सल्तनत पर घुमंड था, जिन्हें अपनी अजमत सबसे प्यारी थी। आज उनका भरम पाश पाश हुआ था। सफ़र कैसे गुजरा कुछ पता न चला। मिस्टर जोसेफ जब जोसेफ पैलेस पहुंचे उन्हें कुछ खबर नहीं हुई। याद रही तो बस निशा की बातें और उसकी तकलीफ़। उस वक्त जोसेफ पैलेस खामोशी की नज़र था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया और फिर कमरे में आने के बाद उनका हाथ एक नंबर मिला रहा था, नील कैफ़े का नंबर। घंटी बजी और फ़ोन उठा लिया गया। हेलो, विलियम की मसरूफ़ सी आवाज़ उभरी। मिस्टर जोसेफ ने सपाट चेहरा लिए कुछ कहा और फिर फ़ोन बंद कर हो गया। दूर एडम्बरा का सबसे मशहूर सिनेमा हॉल फिल्म बीनों से खचाखच भरा हुआ था। पर्दे पर फिल्म चल रही थी और हॉल तालियों और सरसराहट से गूंज रहा था। अचानक जॉर्ज का फ़ोन बज उठा। मिस्टर जोसेफ की कॉल थी। उसने नज़र इधर उधर दौड़ाई, वो उन्हें कहीं नज़र नहीं आए। वो फ़ोन सुनने के लिए बाहर निकला और फिर उसके चेहरे का रंग एकदम फक हो जाता है, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर ठंडे पानी का सैलाब उमड़ दिया। जैकब ने उसे देखा और फिर इशारों से पूछा कि सब ठीक है, जिस पर जॉर्ज ने उसे इशारे से बाहर बुलाया। सब ठीक है ना, तुम परेशान क्यों? वो मसनूई फिक्रमंदी से बोला। जैकब, मुझे अभी फ़ोन आया, डैड की तबीयत बहुत ख़राब है, हमें फ़ौरन निकलना होगा। जैकब ने हैरत से उसे देखा, लेकिन जॉर्ज के चेहरे पर ऐसी परेशानी थी कि वो कुछ कह न सका। मगर जैकब ने कुछ कहना चाहा, वो गार्ड्स को बुलाना चाहता था, पर जॉर्ज ने उसके बाजू पकड़कर खींचा। जल्दी चलो। वो उसे बाजू से खींच कर ले गया। सैनमा का अमला उन्हें देखकर एहतरामन सर झुकाता रहा। उन्हें क्या खबर के अंदर क्या मंसूबा बन रहा था। सैनमा से बाहर निकलकर जॉर्ज ने जैकब को अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। जल्दी चलो। जॉर्ज, लेकिन गार्ड्स? बोल जा, मैंने जैनी को मैसेज कर दिया, वो सब पीछे निकलेंगे। ऐसे सब एक साथ जाएंगे तो लोगों को शक हो जाए, और मैं नहीं चाहता हमारी फिल्म की इस कामयाब लॉन्च पर ऐसा कुछ हो। जॉर्ज का अंदाज ऐसा था कि जैकब मुतमईन हो गया। गाड़ी में बैठते ही उसने जैनी को एक मैसेज छोड़ा और गाड़ी तेज़ी से जोसेफ पैलेस की सिमत बढ़ने लगी। गाड़ी कुछ देर तक शहर की रोशनियों में चलती रही, लेकिन फिर जॉर्ज ने अचानक इस सुनसान और तारीख सड़क की तरफ मोड़ लिया। जैकब ने हैरत से पूछा, जॉर्ज, ये हम कहाँ जा रहे हैं? जोसेफ पैलेस तो इस तरफ नहीं है। उसकी छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजाई। जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सुर्ख आंखें सड़क पर जमी थी और चेहरा इंतहाई सर्दो सपाट था। सड़क के दोनों तरफ घने दरख्त थे और कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। माहौल में एक पुरस्कार खामोशी छा गई, जिससे सिर्फ गाड़ी के इंजन की आवाज़ तोड़ रही थी। जैकब के दिल में एक अनजाना खौफ सर उठाने लगा। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके अपने गार्ड्स भी उसके साथ नहीं थे। जॉर्ज बड़ी होशियारी से उसे तन्हा यहाँ तक ले आया था। अचानक गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। सड़क के दरमियान एक मजबूत और दराज कद आदमी खड़ा था। गाड़ी के हेडलाइट्स में उसका सरापा वाज़ेह हुआ। उसके चेहरे पर एक गहरा निशान था जो उसे किसी मुजरिम जैसा रूप दे रहा था। उसकी आंखें गज़बनाक थी और वो सीधा जैकब को घूर रहा था। जैकब अभी सूरत हाल को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि जॉर्ज ने जेब से एक पिस्तौल निकाला और उसे जैकब की कनपटी पर रख दिया। जैकब साकित रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जॉर्ज, उसका अपना डायरेक्टर, उसके साथ ऐसा कर रहा था। गाड़ी से बाहर निकलो जैकब, जॉर्ज ने सर्द लहजे में कहा। उसकी आवाज़ में कोई जज्बात नहीं थे। जैकब हक्का बक्का रह गया। उसका दिमाग माउफ हो गया। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बाहर खड़ा शख्स विलियम था, जिसका चेहरा इंतकाम की आग से दहक रहा था। वो जैकब को उन आंखों से घूर रहा था जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। जॉर्ज ने पिस्तौल का दबाव बढ़ाया। मैंने कहा बाहर निकलो। जैकब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। उसकी नज़रें विलियम के चेहरे पर जमी थी। विलियम के चेहरे पर मौजूद निशान और उसकी गज़बनाक आंखें चीख चीख कर बता रही थी कि आगे क्या होने वाला है। जैकब को एहसास हुआ कि वो एक ऐसे जाल में फंस गया था जहाँ से निकलना नामुमकिन है। उसकी तमाम दौलत, शोहरत और असर व रसूख उस वीरान सड़क पर बेमायनी हो गए थे। विलियम की शक्ल एक शिकारी की तरह, जिसका शिकार उसके सामने आ गया। जैकब गाड़ी से बाहर निकला। उसके कदम मुतज़लज़िल थे, मगर चेहरे पर अब भी तकब्बुर की एक हल्की सी लकीर थी। उसने जॉर्ज और विलियम को देखा और हकारत तमीज़ लहजे में कहा, तुम लोग पछताओगे। मुझसे पंगा लेना इतना आसान नहीं है। उसे समझ आ गया था कि उसकी पोल खुल चुकी है। जॉर्ज ने मुस्कुराकर पिस्तौल नीचे किया, मगर उसे हाथ में ही थामे रखा। पछताओगे तो तुम जैकब। उसकी आवाज़ बर्फ़ जैसी सर्द थी। विलियम, जो सड़क के बीच में एक चट्टान की तरह खड़ा था, अपने हाथ में पकड़ी हुई लोहे की मोटी सलाख को एडजस्ट किया। उसकी आंखों में ऐसी वहशत थी कि रात की तारीकी भी उसके गुस्से को छुपा नहीं पा रही थी। सलाख पर चांदनी पड़ रही थी और उसकी चमक खौफनाक लग रही थी। जैकब ने विलियम की तरफ देखा और एक बार फिर अपने
स्टार होने की अकड़ में बोला, देखो जॉर्ज, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारी फिल्म का हीरो हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो इसका नतीजा तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा करियर तबाह हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जॉर्ज का कहका उभरा, एक ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ कराहियत और नफरत थी। तुम्हें हाथ लगाने की तकलीफ क्यों उठाऊंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा। उसने विलियम की तरफ इशारा किया। मैंने तो बस तुम्हें सही जगह पहुंचाया है। जैकब ने विलियम के सरापे को देखा, उसके चेहरे पर मौजूद बदनुमा निशान को घूरा और एक बार फिर तमस्खुराना अंदाज में कहा, ये मुझसे लड़ेगा। ये वही विलियम है ना जिसे तुम लोगों ने धक्के मारकर निकाल दिया था। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वरना इसके साथ वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। वो डरा हुआ था मगर खोखले जुमलों से अपने डर को भगाने की कोशिश कर रहा था। जैकब के ये अल्फाज विलियम के सीने में किसी तेज धार खंजर की तरह पेवस्त हुए। उसने निशा को जिस हालत में देखा था उसका बस नहीं चल रहा था वो जैकब के टुकड़े टुकड़े कर दे। मैं विलियम नहीं, वली हूँ। मैं लड़ना नहीं, तबाह करता हूँ। मैं लड़ता नहीं, तबाह करता हूँ। इससे पहले कि जैकब कुछ समझ पाता ये कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करता, वो बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़ा। लोहे की सलाख हवा में लहराई और धम की आवाज़ के साथ जैकब की टांग पर पड़ी। जैकब के मुंह से दिल खराश चीख निकली। वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिरने लगा, लेकिन विलियम ने उसे बाजू से पकड़ा और खड़े रखा ताकि वो उसे मज़ीद धो सके। सलाख बरसती रही। जैकब की पिंडलियों, बाजुओं, कमर और कंधों पर पै दर पै वार हो रहे थे। हर वार के साथ जैकब की चीखें बुलंद हो रही थी। दर्द की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो ज़मीन पर लौटना चाहता था, भागना चाहता था, मगर विलियम की आहीनी गिरफ्त और लोहे की सलाख उसे मुसलसल अजाब दे रही थी। उसका जिस्म दर्द से अकड़ रहा था और जहन माऊफ हो रहा था। उसे जैकब शुरू से जहर लगता था। वो होता तो निशा की शादी कभी उससे नहीं होती। उस वक्त उसका दिल रो रहा था, तड़प रहा था। जिस हालत में वो निशा को अस्पताल छोड़कर आया था, कोई और होता तो वहीं ढह जाता। उसके हर एक वार पर जैकब पहले से ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था और विलियम उसे पूरी कुव्वत से मार रहा था। जॉर्ज गाड़ी के बोनट से टेक लगाए ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, जैसे वो कोई फिल्म देख रहा हो, ना कि अपने हीरो को पिटते हुए। उसकी आंखें जख्मी थी। आज उसे एहसास हुआ था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। विलियम जैकब के मामले में ठीक था। वो हमेशा से ठीक था। निशा की शादी उससे नहीं होनी चाहिए थी। जैकब की चीखें जब ज़्यादा ऊंची हुई और वो दर्द से तड़पने लगा तो विलियम ने सलाख रोक दी, मगर आंखों में वही जुनून था। उसने जॉर्ज की तरफ देखते हुए करख्त आवाज़ में कहा, उसका मुंह बंद करो, मैं इसकी बकवास नहीं सुनना चाहता। जॉर्ज ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला और अंदर से एक मोटा कपड़ा निकाला। वो जैकब के करीब आया, जो दर्द से दोहरा हुआ ज़मीन पर गिरा पड़ा था। जैकब ने मज़ाहमत करने की कोशिश की, मगर उसके जिस्म में सकत नहीं थी। जॉर्ज ने बेरहमी से कपड़े को जैकब के मुंह पर रखा और पीछे गिरा लगा दी। जैकब की चीखें अब घुटी हुई आवाज़ों में बदल गई, जो उसके गले से निकलकर कपड़े में दबकर रह गई। उसकी आंखों में खौफ और बेबसी साफ नजर आ रही थी। मुंह बंद होने के बाद विलियम एक बार फिर जैकब पर टूट पड़ा। सलाख के बाल पहले से ज़्यादा वहशियाना हो गए। वो मारने के साथ साथ बुड़बड़ा रहा था, मैंने कहा था मेरी बहन से दूर रहो, दूर रहना। ये मेरी बात ना मानने के लिए। धम की आवाज़ गूंजी, ये उस दिन के लिए जब तुमने मेरी बहन से शादी की। ये है उस दिन का हिसाब जब तुमने मेरी बहन पर पहली बार हाथ उठाया। ये उस थप्पड़ की कीमत है। ये इन आंसुओं का बदला है जो वो बहाती रही। ये उस हर जख्म के लिए जो तुमने उसे दिया। जैकब का जिस्म अब लहूलुहान होना शुरू हो गया था। वो सिर्फ दर्द से तड़प सकता था, गूंगी आवाज़ें निकाल सकता था और विलियम की वहशतनाक आंखों में देख सकता था। वो हीरो जो अभी चंद लम्हे पहले सैनमा के पर्दे पर जलवागर था, अब एक सुनसान सड़क पर विलियम के हाथों इबरत का निशान बन रहा था। जॉर्ज हमेशा से खड़ा रहा, तारीखी खामोशी से खड़ा रहा, तारीखी दर्द और इंतकाम का ये खौफनाक रक्स देखता रहा। तुम्हें मैं इतना तड़पाऊंगा कि तुम औरत के साय से भी दूर रहोगे। रात और गहरी होती जा रही थी और सड़क पर सिर्फ सलाख की धम धम और जैकब की घुटी हुई कराहों की आवाज़ें गूंज रही थी। ये स्टारलाइट स्टूडियो की फिल्म का वो मंजर था जो कभी पर्दे पर नहीं आ सकता था। अस्पताल का एक कमरा उस वक्त सोगवार और भारी है। कमरे के अंदर निशा बेड पर लेटी थी। उसका जिस्म नहीफ और बेजान सा लग रहा था। उसके बाजुओं और हाथों में कहीं ड्रिप्स लगी हुई थी जिनकी नालियाँ जिंदगी बख्श स्याल उसके वजूद में मुंतकिल कर रही थी। उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था और उस पर तकलीफ के गहरे साए मंडला रहे थे। मशीनों के मध्यम बिप कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी, जो उसकी नाजुक हालत की गवाही दे रही थी। कमरे के बाहर राहदारी में जॉर्ज, जैनी, नैनी और विलियम बेचैनी से उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। उनके चेहरों पर परेशानी और दुख नुमाया था। वो घंटों से निशा के होश में आने की दुआ कर रहे थे।
हर गुजरता लम्हा उनकी उम्मीदों को मज़ीद आजमा रहा था। और फिर अचानक अंदर से एक कर्बनाक चीख सुनाई दी। निशा होश में आ गई थी, लेकिन उसके होश के साथ ही उसके अंदर का तूफान फट पड़ा था। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, वो चिल्ला रही थी। उसकी आवाज़ में दहशत और तकलीफ़ भरी थी। उसकी आंखों में वहशत थी, गोया वो अब भी किसी काबूस के चुंगल में हो। हालांकि उसकी तो ज़िंदगी ही काबूस बन चुकी थी। वो अपने हवासों में पूरी तरह नहीं थी। दुख की बात यह थी कि वो हामला थी। उसे एक दिन पहले ही ये खुशखबरी मिली थी और अब इसने जैकब को भी नहीं बताया था। पर जैकब के वहशियाना तशद्दुद ने उसके पेट में पलते नन्हे वजूद को निगल लिया था। इस सदमे और परेशानी, जिस्मानी तकलीफ ने उसे शदीद धचका पहुंचाया था। बाहर खड़े सब लोग तेज़ी से कमरे में भागे। वो उसे उस हाल में देखकर मज़ीद बददिल हो गए। वो सब मिलकर उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, उसे तसल्ली दे रहे थे। उसी लम्हे निशा ने विलियम को देखा। शायद उसे उसमें कोई पनाहगाह नजर आई। विलियम! वो अपना बेकाबू वजूद लिए उसे पुकारने लगी। विलियम उसकी तरफ लपका और निशा ने उससे लिपट कर ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। उसकी सिसकियाँ कमरे में गूंजती रही, जो उसके अंदर के कर्ब का इजहार थी। वो रोती रही, खूब रोई, अपना सारा दुख, सारा गुस्सा, सारी मायूसी आंसुओं की सूरत बहा दी। मिस्टर जोसेफ का ख्याल आते ही वो रोते रोते वो टूटे फूटे अल्फाज में बोली, मैं आज के बाद जोसेफ पैलेस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। मैं डैड से भी नहीं मिलूंगी। उसकी आवाज़ में तल्खी और वहशत थी। उन्हें ही खुश करने के लिए मैंने ये शादी की थी, वो बेरब्त बोल रही थी। विलियम उसे संभालने की कोशिश करता था। जॉनी और जॉर्ज की आंखें अश्कबार थी। जॉर्ज के अंदर लावा फट रहा था। वो जैकब को गोलियां से उड़ा देना चाहता था। उसने खुद पर बड़ी मुश्किल से जब्त किया था। उसी दौरान ऑफिसर पॉल अस्पताल पहुंचा। वो एक लम्हे के लिए राहदारी में ठहरा। वो निशा को बहुत पहले से पसंद करता था, लेकिन जब उसकी शादी की खबर सुनी थी तो खामोशी से पीछे हट गया। अब उसे निशा की ख़राब हालत का इल्म हुआ तो वो खुद को रोक ना सका। जब उसके कमरे के दरवाजे से अंदर झांका और निशा को उस हाल में ड्रिप्स में जकड़ी हुई रोते से सकते देखा तो उसके दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया। उसका दिल दर्द से फट रहा था। वो मासूम शहजादियों जैसी लड़की ये सब डिज़र्व नहीं करती थी। उसके चेहरे पर गुस्से और गम के तासुरात उभरे। जैकब को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। होगा वो कहीं का सुपरस्टार, पर अब पॉल उससे बताएगा कि एक पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है। मगर वो मज़ीद ये मंजर देख नहीं सकता था। निशा का दर्द उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। एक गहरी सांस लेकर अपने अंदर के जज्बात को दबाता हुआ ऑफिसर पॉल खामोशी से कमरे के दरवाजे से पीछे हट गया। वो उस राहदारी से बाहर निकल गया। उसके कदम भारी थे और उसके दिल में निशा की तकलीफ़ और जैकब के लिए शदीद नफरत थी। कमरे के अंदर निशा की सिसकियाँ और बाहर राहदारी में पॉल का दर्द, सब कुछ उस अलमिये की दास्तान सुना रहा था। रात की गहरी स्याही जोसेफ पैलेस पर सुकून की चादर ताने हुए थी। मिस्टर जोसेफ अपने वसीह और अरीज, शानदार और कीमती अशिया से सजे कमरे में रेशमी चादरों में आड़े तिरछे पड़े थे। बेड के साइड टेबल पर नींद की गोलियां पड़ी थी। जाने उन्होंने कितनी खाई थी। उनकी फिल्म कामयाब ठहरी थी, पर उस कामयाबी का बदला जो उन्होंने चुकाया था वो उस वक्त उनका दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए नींद की दवा लेकर वो हकीकत से फरार हो गए। बाहर की खामोशी के बरक्स उनके अंदर एक तूफान बरपा होने को था। नींद गहरी हुई तो हकीकत की सरहदें धुंधलाने लगी और वो लाशौरी तौर पर काबूस की हौलनाक वादी में उतर गए। यहाँ का मंजर धुंधला, गैर हकीकी और सायों से हटा हुआ था। हवा में एक नाकाबिले बयान बोझ और उदासी घुली थी। तभी धुंध के पार से एक मानूस साया नमूदार हुआ। वो उफ़क़ औरंगज़ेब थी, उनकी महबूब बीवी, जिनकी यादें उन्होंने बज़ाहिर नफ़रत की राख तले दफन कर दी थी। मगर आज 21-22 साल बाद वो उनके सामने खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही, मगर उनकी आंखों में सदियों का दुख और थकन थी। उनके लबों पर एक तल्ख और उदास मुस्कुराहट थी। मिस्टर जोसेफ का दिल जैसे किसी ने अपनी आईनी गिरफ्त में ले लिया। वो शख्स जो दुनिया के सामने पत्थर का बना रहता था, उस मंजर की ताब न ला सका। बरसों से दबाई हुई मोहब्बत, पछतावे और तकलीफ़, शदीद तकलीफ़ का एक आतिश फ़िशा उनके अंदर फट पड़ा। वो भूल गए कि उन्होंने उफ़क़ की हर याद को मिटाने की कसम खाई थी। वो भूल गए कि उन्होंने विलियम की खातिर अपने दिल को सख्त कर लिया था। उस लम्हे सिर्फ एक तड़प थी, उफ़क़ को छू लेने की, उनसे बात करने की, शायद माफ़ी मांगने की। वो बेख्तियार उनकी तरफ बढ़े, हाथ बढ़ाया, मगर उफ़क़ पीछे हटने लगी। वो उल्टे कदमों चल रही थी। उनके और जोसेफ के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर नज़रें जोसेफ पर जमी थी। उनके लहजे में एक अजीब सी कड़वाहट और गहरा दर्द था। जोसेफ, उनकी आवाज़ ख्वाब की दुनिया में गूंजी। आपने कहा था आप वली से प्यार करते हैं। उनकी आवाज़ में शिकवा था। आपने उसे वो तकलीफ़ें दी
जो शायद किसी बाप ने ना दी हो। फिर भी उसने अपनी पहचान बना ली। वो मजबूत बन गया। उफ़क़ के आंसू रुखसारों पर बह रहे थे। लेकिन अब उसे जाने दे, उसे आज़ाद कर दे जोसेफ। आपको लगता है मेरी मोहब्बत आपके लिए ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं आपको छोड़ गई थी। नहीं जोसेफ, ऐसा नहीं है। मैंने ज़िंदगी में अगर किसी मर्द से बेपनाह मोहब्बत की है तो वो आप हैं, सिर्फ़ आप। उनका हर लफ्ज़ जोसेफ के दिल पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। उफ़क़ रो रही थी। उन मोहब्बत भरी नज़रों से अपने शौहर को देख रही थी जिसने उनके बकौल उन्हें मरने पर मजबूर कर दिया था। ये उनका अपना ज़हन था, उनके अपना दिमाग, अपना दिल। दिल और दिमाग की जंग में उन्होंने उफ़क़ को देखा। वो सब बातें जो उनका दिल उनसे कहता था और वो मानते नहीं थे, वो फ़िलवक़्त उफ़क़ के ज़रिए उनके दिमाग में उन तक पहुँचा दी थी। मेरी इस मोहब्बत का पास रखिए जोसेफ, क्योंकि विलियम भले वो हमारी मोहब्बत की आखिरी निशानी, उसे जाने दे, उसे आज़ाद कर दे, उसे जाने दे। उफ़क़ की आवाज़ मध्यम होती गई। उनका वजूद धुंध में तहलील होने लगा। मिस्टर जोसेफ तड़प उठे, चीखना चाहते थे, उन्हें रोकना चाहते थे, मगर उनका जिस्म जैसे पत्थर का हो गया था। वो बेबसी से अपनी मोहब्बत को, अपने पछतावे को, अपनी अजियत को खुद से दूर जाते, मिटते हुए देख रहे थे। फिर एक शदीद झटके से उनकी आँख खुल गई। वो तेज़ी से उठ बैठे। उनका पूरा वजूद पसीने में शराबूर था। सांसें बेतरतीब थी और दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। कमरे की पुरताइश हकीकत, कीमती फ़ानूस की मध्यम रोशनी और रेशमी चादरों की नरमी भी उस भयानक ख्वाब के असर को, उस शदीद तकलीफ़ दे एहसास को ज़ाहिर न कर सकी जो उनकी रूह तक को छलनी कर गया था। उफ़क़ की आवाज़, उनके आंसू, उनकी इल्तिजा, सब कुछ उनके ज़हन पर हथौड़े बरसा रहा था। वो काबूस ख़त्म हो चुका था, मगर उसकी छोड़ी अजियत अभी शुरू हुई थी। वो गहरे सांस ले रहे थे जब अचानक अकब से आवाज़ उभरी, जोसेफ। ये मोहब्बत भरी आवाज़ उफ़क़ की नहीं थी। उसने पलट कर देखा तो उसी बेड पर रोज़ीना बैठी थी, उनकी पहली बीवी, उनकी फर्माबरदार और वफ़ादार। वो जोसेफ को देखकर मुस्कुराई। वो झटके से उठ खड़े हुए। रोज़ीना बेड पर लेटे उस नन्हे से वजूद को हाथ से थपक रही थी। वो नन्हा वजूद निसा का था। वो उसके पैदा होते ही चल बसी थी। देखो ये कितनी खूबसूरत और नाजुक है। वो धीरे धीरे सरगोशियाँ कर रही थी कि निसा की नींद में खलल न पड़ जाए। इधर आइए, इसे छू कर देखिए, बहुत मुलायम है, वो बोल रही थी। और मिस्टर जोसेफ फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रहे थे। वो धीरे धीरे उनकी जानें बढ़ने लगे, खुश्क पपटरी ज़दा होंठ और कानों में धड़कता दिल। जैसे ही उन्होंने निसा को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, रोज़ीना ने उनका हाथ थाम लिया। तुमने मार दिया, तुम कातिल हो, तुमने मेरी बच्ची को मार दिया, वो चीख चिल्ला रही थी। मिस्टर जोसेफ ने निसा के वजूद की तरफ देखा, जहाँ सिर्फ खून ही खून था। यह नहायत खौफनाक मंजर था। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और फिर एक झटके से उनकी आंख खुल गई। पूरा वजूद पसीने से भीगा हुआ था। ग्लास विंडो से रोशनी छन कर अंदर आ रही थी। सुबह हो चुकी थी। उन्होंने उठने की कोशिश की, मगर सर चकरा गया। रात की नींद की गोलियों ने उन्हें सारी रात काबूस की वादी में फंसाए रखा। उनकी अपनी सोचें बुरी शक्ल लिए उन्हें डसती रही। एक मजबूत, महान, मशहूर प्रोड्यूसर हर रात नींद की गोलियां लेकर सोता था। सर्दो जामिद दिखने वाले उस शख्स की कहानी ऐसी थी अलमनाक, जिन्होंने अपनी 2 बीवियों को खोया था। मज़ीद किसी को खोने के डर से उन्होंने अपनी औलाद को अपने हाथों में काबू करके रखना चाहा, मगर क्या हुआ? अनकबूत का घर कभी भी इतना मजबूत नहीं होता कि हमेशा कायम रहे। भरम टूट चुका था, घर बिखर चुका था। जोसेफ पैलेस उस वक्त खाली पड़ा था, क्योंकि वहाँ मिस्टर जोसेफ के अलावा कोई नहीं था और कोई भी आना नहीं चाहता था। उन्होंने निसा से मिलने की बहुत कोशिश की, मगर उसने इनकार कर दिया। उसकी हालत अब बेहतर थी। जॉर्ज का एडिनबरा में अलग घर था, वो उन्हें वहीं ले गया था। नैनी, जॉर्ज, निसा वहीं रह रहे थे। कभी कभार विलियम भी आ जाता था। अगर कोई नहीं था तो मिस्टर जोसेफ नहीं था। निसा उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी और मिस्टर जोसेफ की हिम्मत नहीं थी। उनकी फ़िल्म की कामयाबियों में जॉर्ज साथ था, मगर वो भी बात नहीं करता था। वो सब उनसे नाराज़ थे, सब ढेरों शिकवे करना चाहते थे, मगर खामोश थे, बिल्कुल चुप। और ये चुप तो मिस्टर जोसेफ को भी लग गई थी। वो सर उठाए सबसे मिल रहे थे। उनका वजूद रेज़ा रेज़ा हो चुका था, मगर दुनिया ने उन्हें खड़े देखा था, क्योंकि टूट कर बिखरना उनकी फितरत नहीं थी। एडिनबरा की शामें अब सर्द और नम होती थी। पथरीली गलियां सदियों पुरानी कहानियों का बोझ उठाए खामोश खड़ी रहती और हवा में एक उदासी सी घुली रहती जो दिल को छू जाती थी। ये रमज़ान का महीना था। एडिनबरा की गलियों में उस महीने का तकद्दुस शायद आम आंख को नज़र न आता, मगर कुछ दिल थे जो उसकी रूह को महसूस कर रहे थे। वो जो मुसलमान थे,
नील का कैफ़े रमरा की एक खूब मसरूफ़ गली के नुक्कड़ पर वाक़ था। ये गर्मजोश और दोस्ताना जगह थी जहाँ मुख्तलिफ़ तरह के लोग आते थे। यहाँ काम करते विलियम ने अपना ख़ानदानी नाम भले न छोड़ा हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी का अंदाज़ मुकम्मल तौर पर बदल गया था। हर रोज़ उसके ज़हन में मिस्टर जोसेफ का एक ही जुमला गूंजता, तुम्हें अपनी बीवी के पास जाना है तो मुझे जीत कर जाओ। इस शर्त का मतलब वाज़ेह था। विलियम जानता था कि उसे अपने बाप का दिल जीतना था, लेकिन साल होने वाला था, वो उनका दिल नरम नहीं कर पाया था। ये एक मुश्किल जद्दोजहद थी और विलियम उसे अपनी वसात के मुताबिक लड़ रहा था। रमज़ान का महीना विलियम के लिए ख़ास था। वो रोज़ा रखता था। उस माह में उसने अपनी छोटी सी कमाई का एक हिस्सा एक ऐसे काम पर खर्च करना शुरू किया जो उसके दिल के बहुत करीब था। वो रोज़ाना ढेर सारी खजूरें खरीदता, कभी खाने की अशिया, छोटे छोटे खूबसूरत पैकेट्स बनाता। हर पैकेट में चंद खजूरें होती और कभी खाने की दूसरी चीज़ें, और उनके साथ एक छोटी सी चिट लगाई होती। उस चिट पर कुछ लिखा होता था, मेरे लिए दुआ करें कि मैं जल्द अपनी बीवी से मिल सकूं, मेरे लिए दुआ करें कि मेरे बाप का दिल नरम पड़ जाए। ढेरों पैकेट्स और ऐसी ढेरों दुआएं। हर शाम मगरिब का वक्त करीब आती विलियम कैफ़े से निकलता और रमरा की गलियों में फैल जाता। वो लोगों को ये पैकेट्स बांटता जो काम से थके आ रहे अपने घरों को लौट रहे होते या राह चलते मुसाफिर होते। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कुराहट होती। मिस्टर जोसेफ का दिल जीतना एक ऐसा काम था जिसमें उसको जिस्मानी ताकत का कोई लेन देन नहीं था। ये खालिस था और उसे खालिस तरीके से ही हासिल किया जा सकता था। वो मर्द जो कहते हैं बाप नहीं मानता, माँ बाप नहीं मानते, क्या उन्होंने इतने जतन किए? क्या उन्होंने इतना कुछ सहा? क्या उन्होंने अपने माँ बाप का दिल जीतने के लिए इतनी कोशिशें की? नहीं। फिर मत कहो कि तुमने अपनी मोहब्बत के लिए ढेरों कोशिशें की, क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया। सब वो नहीं सह सकते जो विलियम ने सहा, सब वो नहीं कर सकते जो वली ने किया। हाँ, सब विलियम वली नहीं बन सकते। लोग उसकी तरफ हैरत से देखते। एक दराज कद का आदमी, मजबूत जिसामत वाला, जिसके चांद जैसे खूबसूरत चेहरे पर बाएं गाल पर टांकों का एक वाज़ेह निशान था। ये निशान किसी हादसे का नहीं लगता था, ये किसी गहरे जख्म का नतीजा था जो कुछ आंखों को किसी मुजरिम के चेहरे पर बने निशान जैसा लगता। लेकिन जब वो उसके हाथ से खजूरों का पैकेट लेते और जब उनकी नज़र उस पर लगी चिट पर पड़ती तो उनके चेहरों पर बेख्तियार एक नरम मुस्कुराहट फैल जाती। वो विलियम को दोबारा देखते। अब उनकी आंखों में हैरत के साथ साथ एक हमदर्दी और मोहब्बत की चमक होती। कुछ लोग उससे शुक्रिया कहते, कुछ सर हिलाकर खामोशी से दुआ का वादा करते और कुछ की आंखें नम हो जाती। एक अजनबी शहर में एक अजनबी शख्स जो चंद खजूरों और खाने की चीज़ों के बदले अपने सबसे कीमती रिश्ते से मिलने की दुआ मांग रहा था। ये एक ऐसा मंजर था जो दिलों को छू जाता था। नील कैफ़े की खिड़की से ये सब देखता, उसका गला भर आता। वो विलियम का दोस्त था और शायद उसकी मौजूदा मुश्किल का बिलवास्ता तौर पर जिम्मेदार भी। वो लम्हा, वो निदामत, वो एहसास जुर्म उसे आज तक कचोके लगाता था। उसने विलियम की आज़ादी छीनने में अपना किरदार अदा किया था और आज वो देख रहा था कि विलियम उस कुर्बानी को कैसे एक मस्बत शक्ल दे रहा था, कैसे उस दर्द को दूसरों से जुड़ने का ज़रिया बना रहा है। नील से रहा ना गया। मगरिब का वक्त करीब था। विलियम अभी आखिरी चंद पैकेट्स बांट रहा था। नील कैफ़े से बाहर निकला, तेज़ी से चलता हुआ विलियम के पास पहुंचा। विलियम ने उसे देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में वो थकावट और रोज़े की प्यास नुमाया थी, लेकिन दिल की चमक मौजूद थी। मेरे लिए दुआ करना। विलियम ने पैकेट उसकी जानिब बढ़ाया। नील ने कुछ कहे बगैर विलियम को अपने बाजुओं में भर लिया। वो उसे मजबूती से गले लगाए खड़ा रहा और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो रो रहा था अपने किए पर, विलियम की तकलीफ़ पर, उसकी इस्तकामत पर और उस लम्हे की मोहब्बत पर। मुझे माफ़ कर दो विलियम। नील की आवाज़ आंसुओं में डूबी हुई थी। मुझे बहुत अफसोस है। उसे माफ़ी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर उसने आज माफ़ी मांगी थी। विलियम ने उसकी पीठ थपकी। उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था। वो जानता था कि नील ने जो किया शायद खौफ में किया या नासमझी में किया। कोई बात नहीं नील, विलियम ने धीमे से कहा। उसकी आवाज़ में वो गहराई थी जो तहखाने की तन्हाई ने दी थी। वो एक लम्हे के लिए गले लगे रहे। रमरा की सर्द हवा उसके गिर्द चक्कर लगा रही थी और मगरिब की अजान का वक्त करीब आ रहा था। एक दोस्त की निदामत, दूसरे का सब्र, एक नामुकम्मल रिश्ते की कहानी और ईमान की ये चमक, ये सब उस मंजर में गुंधा हुआ था। विलियम ने अपने दर्द को दूसरों के लिए दुआ में बदल दिया था और उसके चेहरे का दाग जो किसी कभी मुजरिम का निशान लग सकता था, अब उसके सब्र और ईमान की खामोश गवाही बन गया था। वो जानता था कि उसे अभी लंबा सफ़र तय करना, अपने बाप का दिल जीतना है, लेकिन हर रोज़े के साथ, हर दुआ के पैकेट के साथ वो अपनी मंजिल के करीब हो रहा था। जब कुछ देर भी नील ने उसे नहीं छोड़ा तो विलियम ने झटके से उसे अलग किया। परे मरो, ये तुम्हारी जगह नहीं है।
वो मज़ीद इमोशनल नहीं रह सकता था। बड़ी मुश्किलों से निशा संभली थी। जैकब से उसकी तलाक का केस चल रहा था। वो अब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लौट रही थी। जॉर्ज भी पहले से बेहतर था। मिस्टर जोसेफ गहरी खामोशी में डूब गए थे और विलियम अब उस माहौल से उकता गया था। वो रुलाना मज़ीद नहीं देख सकता था। और किसकी जगह है? नील ने कमर पर हाथ रखते आंखें छोटी किए पूछा। मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। मगरिब का वक्त था, यहाँ अजान नहीं होती थी, इसलिए विलियम कैफ़े की जानिब बढ़ा ताकि रोज़ा अफ्तार कर सके। बताओ मुझे किसकी जगह है ये? नील ने उसका हाथ पकड़ा, यूँ जैसे वो उसकी महबूबा हो। तुम तो चिपक ही गए हो, पीछे हटो। विलियम ने अपना हाथ छुड़ाया। अच्छा अब समझा। नील उसके पीछे लपका। वो हर रात जो तुम सोते हुए बुड़बुड़ाते हो, वो सब क्या है? कहीं तुम्हारा दिमाग फिर से तो नहीं ख़राब हो रहा? विलियम एक झटके से रुका और नील उससे टकरा गया। अब वो उससे खश्मगी निगाहों से घूर रहा था। ओके समझ गया। उसने लबों पर उंगली रखी तो विलियम बिना कुछ कहे कैफ़े में दाखिल हो गया। उसके पीछे ही खबासत भरी मुस्कुराहट लिए नील दाखिल हुआ और कैफ़े का दरवाज़ा बजते हुए विंड चार्म ही आवाज़ में बंद हो गया। रात का पिछला पहर था और कैफ़े इंसानी वजूद से खाली पड़ा था। हर तरफ एक गहरी खामोशी थी जिससे सिर्फ बाहर गिरती बर्फ़ के नरम फिसलने की सरसराहट तोड़ रही थी। विलियम अंदर अकेला बैठा था, साकित जैसे वक्त थम गया। पथरीली गलियां उस वक्त सुनसान थी। उन पर बर्फ़ की एक सफ़ेद चादर आहिस्ता आहिस्ता तन रही थी। बेचैनी उसके अंदर रेंग रही थी। वो उठा और कैफ़े से बाहर निकलकर दाखिली दरवाजे की ओट में बैठ गया। सर्दी थी मगर उसे महसूस नहीं हो रही थी। कई लम्हे वो पूरे चांद की रुपहली रात में गिरती बर्फबारी को देखता रहा जो सफ़ेद थी, बहुत सफ़ेद। उसके दिल में अनजाने खदशे नाक बनकर फुनकार रहे थे। अगर मिस्टर जोसेफ का दिल कभी नरम नहीं हुआ, अगर वो उन्हें जीत नहीं पाया तो वो क्या करेगा? वो पाकिस्तान कैसे जाएगा जहाँ उसका दिल अटका हुआ था? वो फजर से कैसे मिलेगा जिसका ख्याल आते ही एक मीठी चुभन दिल में उठती थी? बहुत सारे सवाल थे जो अस्तहों की मानित उसे डस रहे थे, उसके सुकून को निगल रहे थे। उसे अपने सर में दर्द की एक तेज़ ठेस उठी और उसने निढाल होकर अपना सर दरवाजे से टिका लिया। आंखें बोझल हो रही थी। इससे पहले कि वो उन सुलगते सवालों के जाल में मज़ीद उलझता, अचानक उसके दाएं जानिब से एक मायूस आवाज़ उभरी, हाय। उसने चौंक कर रुख मोड़ा और उसकी सांसें जैसे हलक में ही अटक गई। उसके दाएं जानिब वो बैठी थी फजर। उसने आंखें फाड़ी उसे देखा। यकीन जैसे साथ छोड़ गया था। मुझे याद किया? फजर ने मुस्कुराकर पूछा, यूँ जैसे वो उसे बहुत करीब से जानती हो, जैसे उनका 7 बरसों का। विलियम ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ, बहुत याद किया। जब से उसकी जहनी बीमारी ठीक हुई थी, जब से वो लर्ज़ते हेलुसिनेशंस ख़त्म हुए थे। नैन्सी और फजर दोनों ने आना बंद कर दिया था। बीमारी के साथ साथ उनका साथ भी चला गया था और उसके साथ ही तन्हाई का एक ना ख़त्म होने वाला एहसास उसे घेर गया था। कैसी लग रही हूँ मैं? फजर ने एक और सवाल किया। विलियम उसे बस देखे गया। उसके चेहरे से नज़रें हटाना नामुमकिन था। उसकी हेज़ल आंखें उस वक्त पूरे चांद की रोशनी और बर्फ़ की चमक में सितारों की तरह जगमग कर रही थी। उन आंखों में एक ऐसी कशिश थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसके सवाल के जवाब में विलियम ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया जो उसके दिल की गहराइयों से निकला था, ब्रीथ टेकिंग। उस पर फजर खिलखिला कर हंसी। उसकी हंसी बर्फ़बारी की खामोशी में किसी जादुई घंटी की मानित गूंजी। फिर वो उठी और विलियम का हाथ पकड़कर उसे कैफ़े के दरवाजे से बाहर सफ़ेद होती गली में ले आई। डांस करोगे? सफ़ेद मैक्सी में मलबूस फजर बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसी वो उसे अपने ख्वाबों में देखना चाहता था। चांद की रोशनी में उसका लिबास और चेहरा चमक रहा था। विलियम ने कांपते हाथों से उसकी कमर पर हाथ रखा और बर्फबारी के नरम पर्दे में उनका रक्स शुरू हुआ। कदम बेसाख्ता उठ रहे थे। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे थे। बर्फ़ के गिरते ज़रात उनके बालों, कंधों और लिबास पर जम रहे थे। दुनिया जैसे थम गई थी। सिर्फ वो थे और उनके गिर्द रक्स करती बर्फ़। ये मंजर एक अब्दी लम्हे में बदल गया जो काफ़ी देर तक चलता रहा। खूबसूरत, सहर अंगेज़, नाकाबिले यकीन। विलियम साहब। कोई था जो उसे कंधे से लाकर पुकार रहा था और फिर एक झटके से उसकी आंख खुल गई। वो वहीं कैफ़े के दरवाजे में बैठा था जहाँ वो दर्द, सर और परेशानी के आलम में सर टिकाकर बैठा था। बर्फबारी अब भी हो रही थी। गलियाँ अब भी सुनसान थी। फजर वहाँ नहीं थी। वो सो गया था और जो कुछ उसने देखा था वो एक हसीन ख्वाब था। बर्फबारी का रक्स, फजर की मुस्कुराहट, उसकी आंखों की चमक, सब एक ख्वाब का हिस्सा था। तन्हाई का एहसास एक बार फिर उसे आ घेरा, लेकिन अपने करीब खड़े जॉर्ज पैलेस के पुराने मुलाजिम को देखकर उसकी आंखें पूरी खुल गई। वो उठ खड़ा हुआ। साहब आए हैं।
मुलाजिम की आवाज़ पर उसने देखा तो कुछ फासले पर मिस्टर जोसेफ की चमचमाती लंबी गाड़ी खड़ी थी और वो गाड़ी से बाहर थे। उन्हें उस वक्त यहाँ देखकर विलियम का दिल धड़क उठा। उनके चेहरे पर वही रोब और संजीदगी थी जो सबको हमेशा से मरूब करती आई थी। हैरत का एक तेज़ झटका उसके वजूद में दौड़ा। ये ख्वाब नहीं था, ये सच्चाई थी। वो फ़ौरन उठा, मिस्टर जोसेफ की तरफ लपका। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। डैड, आप ठीक हैं? आवाज़ हलक में ही अटक कर रह गई। मिस्टर जोसेफ उसे खामोशी से देखते रहे। उनकी आंखों में कुछ था जिसे विलियम पढ़ नहीं पाया। शायद थकन, शायद पछतावा, शायद मोहब्बत। फिर उन्होंने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनके हाथ में एक फ़ाइल थी, साफ़ सुथरी, और उसके ऊपर विलियम का पासपोर्ट रखा था, चांदनी में हल्का सा चमकता हुआ। मिस्टर जोसेफ की भारी जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, जिसमें हैरत अंगेज़ तौर पर सख्ती के बजाय एक अजीब सी नरमी थी। तुम आज़ाद हो। विलियम को लगा जैसे वो अभी भी ख्वाब ही देख रहा है। सच्चाई इतनी खूबसूरत, इतनी अचानक कैसे हो सकती थी? वहीं उस गली में बर्फ़बारी में उसके बाप ने उसे आज़ादी दे दी थी। उसकी आंखों में नमी तैर आई, लेकिन हैरत के मारे एक आंसू भी नहीं गिरा। वो नम आंखों, खुले मुंह और बेयकीन दिल के साथ मिस्टर जोसेफ को देखे गया। उसने उन्हें देखा। ज़ाहिरी तौर पर वो अब भी वही रोबदार शख्सियत थे जिन्हें देखकर फ़ख्र होता था। वही सीधा कद, वही बावकार चेहरा, वही मजबूत हाथ। मगर विलियम को आज महसूस हुआ था कि अंदर से वो कितने टूट फूट चुके थे। वक्त और शायद गलत फैसलों ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था। आज वो उन्हें देखकर मरूब नहीं हुआ, फ़ख्र महसूस किया। डैड, उसने दोबारा पुकारा। अब की बार आवाज़ में इल्तिजा और मोहब्बत दोनों शामिल थे। इस बार मिस्टर जोसेफ ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और विलियम को गले लगा लिया, और बस उसे एक लम्हे में विलियम जैसे टूट फूट कर बिखर गया। वो अपने बाप की मजबूत बाहों में समा गया था। वो बाप जिसका दिल जीतने के लिए वो दुनिया के दूसरे कोने में आ गया था, जिसकी मोहब्बत के चंद लम्हों के लिए वो तरस गया था। आज उसके बाप ने उसे गले लगाया था। ये जज्बात दुनिया के ऐसे जज्बात थे जो नाकाबिले बयान थे। खुशी, हैरत, सुकून, मोहब्बत, पछतावा सब एक साथ मिलकर उसके अंदर एक तूफान बर्पा कर रहे थे। वो अपने बाप के कंधे पर सर रखे रो रहा था, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह, तड़प तड़प कर, जैसे बरसों की प्यास उन आंसुओं से बुझा रहा। उसकी सिसकियां सर्द रात की खामोशी में गूंज रही थी। मिस्टर जोसेफ ने उसकी कमर थपथपाई। उनकी आवाज़ पहले से ज़्यादा नम थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था विलियम। मुझे डर था मैं उफ़क़ की तरह तुम्हें भी खो दूंगा। उनकी आवाज़ में एक गहरा दर्द था। विलियम ने सर उठाए बगैर कहा। उसकी आवाज़ आंसुओं से भीगी हुई थी। आप मेरे डैड हैं, मुझे आपसे मोहब्बत है। मैं आपको क्यों छोड़ूंगा? मैं आपका बेटा हूँ, जोसेफ पैटरसन का बेटा। जज्बात का एक ज़ोरदार रेला बहता रहा। बाप और बेटे बरसों बाद उस सर्द रात में एडिनबरा की एक गली में एक दूसरे की बाहों में अपने अंदर के सारे बंद तोड़कर रो रहे थे। जब तूफान थमा तो वो दोनों उसी कैफ़े के दरवाजे में, जहाँ विलियम थोड़ी देर पहले बैठा ख्वाब देख रहा था, दोबारा बैठ गए। विलियम ने अपना चेहरा साफ किया। आंखें सुर्ख थी। उसने मिस्टर जोसेफ को बताया कि उसे बचपन के वाक़यात याद आ गए थे। मॉम कहती थी आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मिस्टर जोसेफ के चेहरे पर एक नरमी आई जो विलियम ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर विलियम की गर्दन पर रखा। फिर कुछ देर बाद जैसे एक अहम बात याद आई हो, उन्होंने अजीब से लहजे में पूछा, कैसी है वो? विलियम के चेहरे पर एक हैरत के साथ साथ एक चमक उभर आई। फजर का ख्याल आते ही उसका दिल फिर से रोशन हो गया। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मॉम जैसी। ये ऐसा जवाब था कि मिस्टर जोसेफ ने मुस्कुराकर मुंह भींचा, गहरी सांस लेकर आंखों की नमी को वापस पिया। जाओ और उसे लेकर आओ। वो उठ खड़े हुए। विलियम भी उनके साथ ही उठा। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उन्होंने विलियम के कंधे पर हाथ रखा। आवाज़ में डर था, कहीं न कहीं डर था। अगर वो वापस ना आया तो? विलियम ने उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। जो आपका हुक्म। वो चमकती आंखें लिए मुस्कुराया तो मिस्टर जोसेफ उसका गाल थपथपाकर वापस गाड़ी की जानिब पलट गए। उनका वफादार मुलाजिम उनके साथ था। वो गाड़ी में बैठे और फिर चले गए। विलियम वहीं खड़ा रह गया और जब दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट पर नज़र पड़ी तो जीत की खुशी के पेश नज़र उसकी पुरजोश चीख पूरे एडिनबरा में गूंज गई। ये उसी शाम का वक्त था। सूरज गरूब हो चुका था और एडिनबरा पर शाम की मध्यम रोशनी फैल रही थी। विलियम कैफ़े में मामूल के कामों में मसरूफ़ था। वो काउंटर साफ़ कर रहा था। पाकिस्तान जाने की टिकट 2 दिन बाद की थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और खुशी का मिला जुला एहसास था। जाने से पहले बहुत सारे काम निपटाने थे। सबसे मिलना था, सबको अलविदा कहना था। वो उन सभी कामों की फ़हरिस्त ज़हनी तौर पर तरतीब दे रहा था कि तभी उसे एक ज़ोरदार हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कोई गाहक होगा जो बेसब्री का मुजाहरा कर रहा है।
मगर जब हॉर्न लगातार बजता रहा और थमने का नाम ना लिया तो विलियम को कुछ अजीब लगा। वो काम छोड़कर बाहर को जाने बढ़ा। कैफ़े के सामने सड़क पर वो मंजर था जिसकी उसे तवक्को नहीं थी। नील एक चमचमाती स्याह BMW के साथ खड़ा था। गाड़ी नई लग रही थी और शाम की रोशनी में उसका रंग ऐसे चमक रहा था जैसे अभी शोरूम से निकली हो। विलियम हैरत से उसे देखने लगा। नील के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। उसने गाड़ी की चाबी हवा में उछाली जो सीधी विलियम के हाथ में आई। तुम्हारे लिए, नील ने सिर्फ इतना कहा। विलियम चाबी हाथ में लिए साकित खड़ा रह गया। वो जानता था कि यह नील की बरसों की मेहनत की कमाई थी। कैफ़े में दिन रात एक कर करके छोटी छोटी बचतों से नील ने ये गाड़ी खरीदी थी और ये विलियम के लिए थी। नील जानता था कि विलियम एक रईस बाप की औलाद था। उसे एक वक्त पर गाड़ियों का कितना शौक था। ये तोहफा सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, ये दोस्ती का, समझकार बेलौस मोहब्बत का इजहार था। ड्रिफ्टिंग? नील ने पूछा। उसकी आंखों में वही चमक थी जो विलियम की आंखों में थी। विलियम ने कोई लफ्ज़ नहीं कहा। उसने अपने काम वहीं छोड़े, काउंटर पर एक नज़र डाली जैसे कह रहा हो कि ये सब इंतज़ार कर सकता है। उसकी आंखों ही आंखों में एक चमक उठी, एक जुनून। वो गाड़ी की जानिब बढ़ा। जब ऐसी गाड़ी हो, चाबी विलियम के पास हो और सड़क पर कुछ लम्हों की आज़ादी हो तो ड्रिफ्टिंग कैसे ना हो सकती थी। ऐसे वक्त में सिर्फ विलियम की स्पीडें देखने वाली होती थी। इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठते अचानक उनके अकब से आवाज़ उभरी। पलट कर देखा तो जॉर्ज खड़ा था। क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? उसकी आंखों में इल्तिजा थी। नील और विलियम ने बैक वक्त सर हिलाया। वो खुशी से आगे बढ़ा। वो तीनों गाड़ी में बैठे। चमड़े की सीटों की खुशबू और नई गाड़ी का एहसास दिल में एक नई लहर दौड़ा गया। विलियम ने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की धीमी गिड़गिड़ाहट, एक खूबसूरत मौसीकी लगी। उन्होंने शहर से कुछ बाहर एक निस्बतन सुनसान सड़क का रुख किया। सड़क खाली थी। विलियम ने एक गहरी सांस ली और फिर पाँव एक्सीलेटर पर रख दिया। गाड़ी की रफ्तार तेज़ होने लगी। ड्रिफ्टिंग ये सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं था, ये गाड़ी को कंट्रोल्ड अंदाज में बेकाबू करना था। ये फिज़िक्स के कवानीन को चैलेंज करना और फिर उन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोड़ना था। ये वो सड़क थी जहाँ अक्सर लोग ड्रिफ्टिंग करते थे और इस वक्त भी करते नज़र आ रहे थे। उनमें वो तीनों भी शामिल हो गए। जैसे ही सड़क पर एक मोड़ आया, विलियम ने महारत से स्टीयरिंग को तेज़ी से एक तरफ मोड़ा। उसी लम्हे हैंड ब्रेक को एक झटका दिया और फिर फ़ौरन एक्सीलेटर पर जोर दिया। पिछले टायरों ने सड़क पर अपनी गिरफ्त खो दी। एक तेज़ चीख की आवाज़ आई। ये टायरों की सड़क से रगड़ खाने की आवाज़ थी। गाड़ी का पिछला हिस्सा कंट्रोल्ड अंदाज में फिसलने लगा। वो ड्रिफ्ट में दाखिल हो चुके थे। गाड़ी एक जाविये पर फिसल रही थी मगर विलियम के हाथ स्टीयरिंग पर और पाँव एक्सीलेटर पर मुकम्मल कंट्रोल में थे। उसे गाड़ी की सिमत बरकरार रखने के लिए स्टीयरिंग को मुसलसल उल्टी सिमत में मोड़ना पड़ रहा था। काउंटर, स्टीयरिंग और एक्सीलेटर से पिछले पहियों की रफ्तार को कंट्रोल करना था। अगर एक्सीलेटर ज़्यादा दब जाता तो गाड़ी बेकाबू होकर घूम जाती, अगर कम हो जाता तो ड्रिफ्ट ख़त्म हो जाती। ये महारत, रद्द-ए-अमल की तेज़ी और गाड़ी की समझ का खेल था। गाड़ी हवा को चीरती हुई, पहिए चीखते हुए एक खूबसूरत और ख़तरनाक रक़्स पेश कर रही थी। मंजर धुंधला रहा था। विलियम, जॉर्ज और नील के चेहरों पर जोश था। उनकी चीखें खुशी और जोश से भरी हुई गाड़ी के अंदर गूंज रही थी। नील हंस रहा था, जॉर्ज चीख रहा था और विलियम मुकम्मल कंट्रोल में मुस्कुरा रहा था। गाड़ी एक मोड़ से दूसरे मोड़ में ड्रिफ्ट होती गई। टायरों की चीखें रात की खामोशी को तोड़ रही थी। ये आज़ादी का, जुनून का और बेफिक्री का लम्हा था। वो तीनों दुनिया और माफिया से बेखबर सिर्फ उस लम्हे में जी रहे थे जहाँ सिर्फ गाड़ी, सड़क और उनका जोश था। कुछ देर उनकी गाड़ी उसी शाम सुनसान सड़क पर ड्रिफ्टिंग करती रही। उनकी चीखें और हंसी उस रात की फ़िज़ा में शामिल हो गई। ये वो लम्हा था जो विलियम ने पाकिस्तान जाने से पहले पुरानी ज़िंदगी का एक आखिरी पुरजोश बाब बंद किया, क्योंकि वो नहीं जानता था आने वाला बाब कितना तबाहकुन था। शाम का वक्त ढल रहा था और एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की गहमा गहमी थी। लाउंज में ऐलान गूंज रहे थे, लोगों के चलने फिरने की आवाज़ें थी और फ़िज़ा में रुखसत होने और मिलने वाले के जज्बात का एक अनोखा इम्तजाज था। एक तरफ जुदाई का गम था तो दूसरी तरफ नई मंजिलों का इश्तियाक। उसी गहमा गहमी में एक तरफ नैनी, जॉर्ज, जैनी, निसा, नील, पॉल और ईसा मामू खड़े थे। उन सबके चेहरों पर मिले जुले तासुरात थे। वो अपने प्यारे विलियम को अलविदा कहने आए थे। आज वो पाकिस्तान जा रहा था, एक मुल्क जहाँ उसका दिल बसेरा करता था। ये उसकी ज़िंदगी का एक नया अनदेखा बाब था जो अब खुलने वाला था। सब बारी बारी विलियम को गले मिल रहे थे। कोई सफ़र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहा था, कोई मोहतात रहने की हदायत दे रहा था, कोई बस खामोशी से दुआएं दे रहा था। जॉर्ज के चेहरे पर फ़ख्र था, जैनी की आंखें नम थी, निसा की हंसी में भी जुदाई की कसक थी। पॉल संजीदा था और ईसा मामू के चेहरे पर इत्मीनान था। जब नील की बारी आई तो उसने विलियम को मजबूती से गले लगाया। उनकी दोस्ती ने कहीं कड़े वक्त देखे थे। नील के लहजे में शरारत थी
मगर आंखों में गहरी चाहत। दिल वाले दुल्हनिया ले आना, नहीं तो मत आना। उसका अंदाज़ ऐसा था कि सब हंस दिए। विलियम की हंसी जिसमें बहुत कुछ पोशीदा था। दुआ करो दुल्हनिया मान जाए, उसने जवाब दिया। उन चंद लफ्ज़ों में फजर का जिक्र था, उसकी उम्मीद थी और एक नामालूम मुस्तकबिल का चैलेंज भी। आखिरी बार सबको देखा, एक मुस्कुराहट थी जो आंखों तक नहीं पहुंची और फिर वो अंदर की जानिब बढ़ गया। कदम भारी थे मगर मंजिल वाज़ेह थी। वो चलता गया, एयरपोर्ट की राहदारियों में गुम होता गया। चंद कदम चलकर वो रुका, पलट कर देखा। उसके सभी प्यारे अभी भी वहीं खड़े उसे देख रहे थे। उनकी आंखें नम थी, चेहरों पर उदासी थी। विलियम के होंठों पर एक नरम सी मुस्कुराहट आई। उसने हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा किया और फिर ख़ास तौर पर नील को मुखातिब किया। नील, उसने पुकारा। नील ने सवालिया नज़रों से देखा। मेरी बेला का ख्याल रखना, विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा। बेला, वो स्याह BMW जो नील ने उसे दी थी। नील के चेहरे पर एक चमक आई। उसने इस्पात में सर हिलाकर मुस्कुरा दिया। गाड़ी सिर्फ गाड़ी नहीं थी, वो उनकी दोस्ती की निशानी थी। विलियम फिर मुड़ा और अंदर की जानिब बढ़ गया, अपने प्यारों को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ। वो सब उसे नम नज़रों से तब तक देखते रहे जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया। एयरपोर्ट की रोशनियां दमक रही थी, जहाज़ों के उतरने चढ़ने की आवाज़ें थी, मगर उन सब के लिए वक्त थम सा गया था। आने वाला वक्त कैसा था, कोई उससे वाकिफ़ नहीं था। क्या विलियम दुल्हनिया लेकर वापस आएगा? क्या उसकी नई ज़िंदगी आसान होगी? क्या वो अपने बाप के दिल में मुस्तकिल जगह बना पाएगा? ये सब सवालात थे जिनका जवाब सिर्फ वक्त के पास था। मगर उस लम्हे एडम्बरा एयरपोर्ट पर कुछ दिल उम्मीद से भरे थे और कुछ जुदाई के गम से बोझल। विलियम का जहाज़ आसमान की वुसअतों में गुम होने की तैयारी कर रहा था। उसने आंखें बंद कर ली, गहरी सांस लेकर खुद को वक्त के बहाव पर छोड़ दिया। एक नए सफ़र का आगाज़ हो चुका था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। होपफुली कि मेरी तरह आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो सीन कुछ ऐसे हैं कि ये जो 14वीं एपिसोड जितनी भी थी, ये जितने पार्ट्स आप लोगों को मिले हैं 40 के बाद, ये 14वीं एपिसोड के थे। और इसमें ऐसे सीन हैं कि सारा विलियम के बारे में बताया गया। मतलब बहुत कम जो क्या कहते हैं उसको, बहुत कम उसका है। पेरिस वाले मेरा ख्याल सारे सीन इसी एपिसोड्स में थे, इसी एपिसोड में थे, ठीक है, पेरिस वाले सारे। तो जो भी था अब वो ख़त्म हो गया है। अब देखते हैं, मतलब काफ़ी वक्त बीत चुका है। उधर से वो वक्त और था जब वो अंदर था और पेरिस वाला शो चल रहा था, तभी वो कैद में था। उसके बाद फिर उसको 1 साल और लगता है। 1 साल क्या हुआ इधर, वो कैसे वक्त गुजार रही है, उसने उसके कहाँ तक वो पहुँची है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता। ये अब अगले बाब में हमें बताई जाएंगी। अगला बाब कौन सा है ये भी अब हम देखेंगे कि कौन सा होगा। बाकी पता नहीं अब कितना कुछ उधर चेंज हो चुका होगा और कितनी देर बाद वो वहाँ पर आएगा। इधर से इसने इतना लड़ाई की, इतनी जंग की, अपने बाप को मनाया, कितना मतलब अच्छा लगा ना। जॉर्ज के साथ उसने कोई वो ज़्यादा नहीं किया कि उसने सारी चीज़ों को पॉजिटिव लिया। उसने कहा कि मैं अपना ईमान देखना चाहता था। और फिर मुझे था कि मुझे जॉर्ज पर पहले बहुत गुस्सा आया था जब वो उधर था, उस पर तशद्दुद कर रहा था, लेकिन फिर बाद में वो थोड़ा सा ड्रामेटिक लगा। लेकिन खैर अच्छा था ये भी। ऑफ कोर्स ये एक फ़िक्शन है, ये एक नॉवल है, इसको हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते, ज़्यादा डीप होकर नहीं ले सकते। लेकिन जो भी है बहुत मज़े का है। यकीनन आप लोगों को ये पूरी एपिसोड पसंद आई होगी, एपिसोड्स के पार्ट पसंद आए होंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए बाब में और एक नई जर्नी में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।